नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं ओमकार नाथ जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं ओमकार नाथ जी का। ओमकार नाथ जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा अभिवादन और हार्दिक धन्यवाद कि एक बार फिर आपने हमें बुलाया। जी, दर्शकों, जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक मामले शुरू हुए हैं और अब तो युद्ध शुरू है, हमास का जिक्र बहुत ज़्यादा बार हो चुका है। अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में हो चुका है, अलग-अलग तरीके से हो चुका है। शुरू में अगर हमास का विरोध हुआ, तो उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समर्थन भी पैदा होता गया और शेष विश्व में ही नहीं, बल्कि हम जब भी बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे और भारत की स्थिति क्या है? आप देखिए, जहाँ पर हमासी मानसिकता के सपोर्ट की सरकारें हैं, मैं स्टेट गिना देता हूँ, केरल और केरल के अलावा और भी, वहाँ हमास के हमदर्द सड़क पर उतरे और न सिर्फ सड़क पे उतरे बल्कि करतूतें भी की, काम भी करके दिखाए, केरल का बम विस्फोट। लेकिन मैंने कहा कि जहां हमासी मानसिकता के समर्थन की सरकार है, वहां ऐसा हुआ। अरे साहब, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां की एक दूसरे तरह की सरकार है, एक दूसरे तेवर की सरकार है, एक दूसरे तेवर का मुख्यमंत्री है, वहां के अलीगढ़ में भी सड़क पर उतरे हमासी मानसिकता के लोग। ऐसे में ओंकार नाथ जी, जो स्वयं को एक छात्र कहते हैं अद्वैता, और मैं गर्व से उन्हें इतिहासकार मानता हूं। इनसे लगातार हम इस्लाम से जुड़े हुए सब्जेक्ट और खास तौर से हमास पर के रेफरेंस से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आज ओमकार नाथ जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमास के हमदर्द अगर भारत में हैं और साफ तौर पर हैं, पूरी दुनिया के साथ भारत में भी हैं, तो वो हमदर्दी किस तरह की है और उसको लेकर भारत को क्या सोचना चाहिए? ओमकार नाथ जी। जी सर, बिल्कुल। कुछ बातें हैं कि इन सारे पहलुओं को ऊपर अगर ध्यान से देखें तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। पहली बात, इस जंग के प्रति जो वैश्विक देशों का नजरिया है, चाहे वो समर्थक हो या विरोधी हो, उसके पीछे कारण क्या है। दूसरी बात, क्यों कोई मुल्क या देश इसके समर्थक है या इसका विरोधी है। और तीसरा, भारत के लिए इसके क्या सबक है, भारत में भी इसका समर्थन और विरोध देखा जा रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा इस मुद्दे के ऊपर क्या स्टैंड होना चाहिए और क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। इन्हीं सारे मुद्दों को अगर ध्यान दें तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहली बात, जो दुनिया में इसके समर्थन और विरोधी तो है ही, भारत में जो इसके समर्थक या विरोधी दिख रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो सोशल मीडिया पर हमारे जैसे साधारण लोग इजराइल का, फिलिस्तीन का समर्थन या हमास का समर्थन और विरोध कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ वो मन की भड़ास निकाल रहे हैं, या कुछ लोग इजराइल के साथ इसलिए हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है, या कुछ लोग हमास के साथ इसलिए सहानुभूति रख रहे हैं कि वो सेकुलर और लिबरल है। इनको हटा के देखें, लेकिन जमीन पे जो लोग उतर के हमास का समर्थन कर रहे हैं वो ज्यादा प्रभावी है, चाहे वो केरल हो, सॉलिडिटरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर कई अन्य जगह हो। ये अभी इस तरह की घटनाएं आई हैं। मैं एक बार पहले भी आपसे बता चुका हूं कि सन 2004 में हमास के समर्थक में मैं खुद खड़ा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जुलूस में। वहां हम लोगों ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया था और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए थे और इजराइल को एक टेरर कंट्री बताया था। लेकिन तब की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। जो मूल बात है कि आज इजराइल जो चारों तरफ से है वो मौत के कुएं के खेल की तरह घिरा हुआ है। अगर वो गिरा तो उसका अस्तित्व खत्म। हमास के डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं, वो किस प्रकार के मंसूबे रखता है, क्या रखता है, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, हमास एक तो मुखौटा है और इस मुखौटा के पीछे है पॉलिटिकल इस्लाम की वही जिहादी विचारधारा। ठीक है सर। आज इस मुखौटे के पीछे ईरान है। कभी इसी तरह सारे इस्लामिक मुल्क थे जो इजराइल का अस्तित्व समाप्त करने के लिए खड़े हुए थे, और समय के साथ जब वो बेबस पड़े, लाचार पड़े, कमजोर पड़े, तो उन्होंने समझौता करते रहे और ये अब्राहम एकॉर्ड तक आता है। अल जजीरा चैनल की माने तो सऊदी अरब और पाकिस्तान और टर्की जैसे देश भी कहीं ना कहीं इजराइल के समर्थक के रूप में खड़े थे। ये इजराइल का कुवत कहिए या ताकत या इनकी बेबसी।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 75 सालों से भारत भी उन देशों में है जो कहीं ना कहीं फ्री फिलिस्तीन के बेस के ऊपर जिहादी विचारों को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। पहली बात, अगर आप कुरानिक कॉन्सेप्ट को देखें तो उसमें यहूदियों को जिंदा दफन करने का, समुद्र में ढकेलने का पैगाम है। हदीस उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट कि कहा जाता है, जैसे तारिक फतेह साहब की पुस्तक है ज्यूस इज नॉट एनिमी, उसी में वो लिखते हैं कि यहूदियों के विरोध ही इस्लाम की बुलंदी इमारत तय हुई है। जिस दिन यह विरोध खत्म हो जाएगा उस दिन यह ढह जाएगा। आप ईरान के स्टेटमेंट को देखिए ना, चाहे वो खुमैनी हो, चाहे वो अहमदी नेजाद हो, सब लोग धरती पर से इजराइल का नामो निशान या नक्शे पर से इजराइल का नामो निशान मिटा देने की बात सार्वजनिक रूप से कहते हैं और हम इसे सुनते हैं। ये खनक चाहे वो आप देखिए ढाका में हो, नई दिल्ली में हो, लाहौर में हो, काबुल में हो, और काबुल से लेकर के आप टोरंटो और वॉशिंगटन तक चले जाइए, एक जैसे आपको धमक मिलेगी। इसके अतिरिक्त भारत में जहां कहीं भी संगठन है, मुस्लिम संगठन है, या भारत के बाहर जहां भी मस्जिदों की तहरीर है, उनमें बात देखिए, एक समान आपको पैटर्न दिखेगा यहूदी विरोध का। तो आज जो हमास का समर्थन हो रहा है वो यहूदी विरोध के इसी परंपरा का एक एक्सटेंशन है या हिस्सा है, और जिसको निभाना एक इनकी मजबूरी है, या ये कहिए कि इनकी समस्या है कि वो कैसे इसको इग्नोर करे और कैसे इसको एक्सेप्ट करे। उन्हें समर्थन करना ही करना है। हमास की सबसे बड़ी ताकत हमारे जैसे गैर मुस्लिम देशों की चुप्पी है, जो उसके जिहादी विचारों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करते। आप इतिहास को उठा करके देखिए, हिटलर का नाजीवाद क्या है? यही है। नाजीवाद अपने खुल के कहता था हम ये करेंगे, ये करेंगे, सब लोग चुप थे। कौन चुप था? पोलैंड निकल गया, यूरोप चुप। हंगरी निकल गया, यूरोप चुप। रोमानिया निकल गया, फ्रांस निकल गया, ब्रिटेन, और जब रूस की बारी आई तब ये लोग खड़े हुए और कहे कि नहीं, अब नाजीवाद को रुकना है। हमास के साथ भी वैसा ही है। आप उठा के देखिए, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। पहले इजराइल का अस्तित्व मिटाएंगे, फिर यूरोप का मिटाएंगे, और फिर हमारी बारी आएगी। दूसरी बात, आप हमास के एजेंडे को देखिए, क्या वही एजेंडा पाकिस्तान भारत के साथ लागू नहीं कर रहा है? ठीक बात है, बिल्कुल। 1000 कट्स देने की बात कही गई है, उसके पहले आ जाइए। तो पिछले 600 साल से वही चलता रहा है, जिसको एक शब्द में बोले सिविलाइजेशन अटैक, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। बिल्कुल। और 1000 सालों से भारत ये झेल रहा था और अभी भी झेल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। आज ये जो पूरी दुनिया खाका खींचा और उसके हवाले से आपने भारत की तरफ देखने का प्रयास किया। अब जरा हम आपसे भारत के भीतर की बात पूछेंगे, क्योंकि हम आज उनका जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी मानसिकता है जो भारत में हमास के हमदर्द बना के रखी हुई है, और न सिर्फ बना के रखी हुई है। एक होता है चोर समर्थन, चुप रहते हैं, अंदर खुश होते हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं। अच्छा, एक खास मजहब के लोगों का समर्थन, उसकी तो वजह साफ साफ नजर आती है। लेकिन हमारी चिंता जरा सा दूसरी तरफ अगर चले तो उस मजहब के अलावा एक जो सो कॉल्ड सेकुलर, मैं सो कॉल्ड सेकुलर कहूंगा क्योंकि सेकुलर शब्द का कोई तो मायने नहीं है भारत के लिए, और ये जमात भी इसी तरह से कंफ्यूज रही है। मैं स्पष्ट तौर पर आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमासी मानसिकता का समर्थन अगर मजहब वाले कर रहे हैं भारत में, वो तो एक बिल्कुल सहज है, समझा जा सकता है। आपने उसको विधिवत पुराने वीडियोस में हमारे साथ बताया भी है। लेकिन गैर मजहबी जो सपोर्ट भारत में हमासी मानसिकता को मिल रहा है, उनको जस्टिफाई किया जा रहा है, और कितने स्मार्टली ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, हमास अब जो कर रहा है दरअसल वो इजराइल की पुरानी बर्बरता है, जिसके कारण वही विक्टिम कार्ड जो हमेशा खेला जाता है। ये कितना है, क्या मैं सही हूं? और अगर है तो ये कितना खतरनाक है उस मजहब वाले सपोर्ट के साथ? जब इसका मिक्स होता है तो भारत जैसे समाज के लिए ये कितना खतरनाक है और कितना चिंता की बात? बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने। मतलब इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सोशल मीडिया के आने के पहले
1947 के बाद जो हमारी मेंटेलिटी को क्रिएट किया गया, इसको मैं एक शब्द देता हूं, माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम। माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम, दुनिया को हम कैसे देखें, दुनिया के बारे में हमारा नजरिया क्या हो और दुनिया को हम कैसे समझे। पहले ये यूरोप ने डिसाइड किया, अब भारत में यही चीज नेहरू जी के टाइम पर हुई। और नेहरू जी तो कुछ नहीं थे, कोल्ड वॉर में सोवियत संघ ने भारत जैसे सारे विकासशील देशों के मेंटल डेवलपमेंट को कैप्चर कर रखा था। उसने एक फिलिस्तीन का हौवा खड़ा किया, अरब राष्ट्रवाद का हौवा खड़ा किया और भारत में भी फ्री फिलिस्तीन या फिलिस्तीन के समर्थन में माहौल बनाया। आप कैसे भूल सकते हैं कि यासिर अराफात कौन थे? आज के अखबार में भी है, यासिर अराफात रूस की संस्था केजीबी के एजेंट थे। अरे भाई, मिस्र में जन्मे हो, फ्रांस में रह रहे हो, तुम कैसे आ गए फिलिस्तीन में? और जितने विचारक थे वो कहीं ना कहीं अमेरिका के विरोध में रूस के या सोवियत रूस के समर्थक थे और सब सोवियत रूस के मोहरे थे। तो भारत में भी इजराइल के विरुद्ध या फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। कितने लोगों को पता था कि यहूदी वहां से 4000 सालों से रह रहे हैं, या फिर यरूशलेम को 40 बार तोड़ा गया, बनाया गया, या जो भी हो? कितने लोगों को पता था? कितने लोगों को पता था कि मिस्र, हिक्की या असीरियन या हकमानी या यूनानी या रोमन वहां पर अटैक मारे हैं और यहूदियों को टॉर्चर किए हैं? मुझे तो डेट तक याद है, आप कहिएगा मैं डेट गिना दूंगा। तो भारत में जो माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम बना, उसके तहत जो पिछले 75 सालों में लेफ्ट, लिबरल और सेकुलर लोग फ्री फिलिस्तीन के जो नारे लगा रहे हैं, उनके पीछे वही है, काफिरों की अज्ञानता। मतलब वो जानते ही नहीं है कि हमास का एजेंडा क्या है और फिलिस्तीन के पीछे कौन खड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण। यही कारण है कि सोशल मीडिया अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है। सोशल मीडिया के आने के पहले तक दुनिया भर के लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में थे। कहा तो यही जाता था, जैसे अगर आपने हैदर फिल्म देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग है या सीन है, क्या करेंगे आप जब फौज आपके घरों में आएगी, आपके माँ बहनों की तलाशी लेगी, अब सा कानून लागू है तो आप जनगण मन गाएंगे या हथियार उठा के लड़ेंगे। कितना इमोशनल कार्ड है। ठीक उसी तरह यही इमोशनल कार्ड फिलिस्तीन पर लगा गया। क्या करेंगे आप जब आप हजारों साल से वहां रह रहे हैं, कोई आ गया आपको अगर खदेड़ दिया तो आप उनके साथ गले मिलेंगे या हथियार उठा के लड़ेंगे। सेम नैरेटिव है। यही कारण है कि भारत के मुल्ला मौलवी से लेकर लेफ्ट लिबरल भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए थे। आज वो फिलिस्तीन पे बोल रहे हैं, हमास पे चुप्पी साधे। और दुर्भाग्य है कि उसको सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महानायकों के साथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं दे आर फ्रीडम फाइटर, तब जब उनका एजेंडा खुल के घोषित है कि वो क्या करने वाले हैं और वो क्यों कर रहे हैं और वो करने के बाद क्या करेंगे। अब दिक्कत इस बात की है कि जिस गाजा पट्टी में 23 लाख नागरिक रह रहे हैं, उसमें से एक आंकड़ा आया था कि 31% हमास समर्थक है। अब डिवाइड करना मुश्किल है, काउंट करना मुश्किल है। कल ही तो इजराइल ने घोषणा किया है कि आप ये एरिया खाली कर दीजिए, हम अटैक मारने वाले हैं। मतलब एक अद्भुत दृश्य सामने है कि जिसमें आक्रमणकारी कहता है कि आप ये खाली कर दीजिए, हम अटैक कर रहे हैं। ऐसा होता है कहीं? ठीक है। 4 युद्धों का अनुभव हमारे पास है, पाकिस्तान वाला 62 का, 65 का, 71 का और कारगिल का। तो उसमें कहीं हुआ हमारे नागरिकों को ही मारे, 1 करोड़ हमारे नागरिकों को मार के खदेड़ दिया बांग्लादेश। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो समस्या यही है कि आज जो लेफ्ट और लिबरल भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और हमास में चुप्पी साधे हैं, इसके पीछे वही सोवियत संघ की विचारधारा है जिसको एक शब्द में बोलते हैं माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम। और ये लोगों को नहीं पता। ठीक है जी, आप सोवियत संघ का नाम किया और सोवियत संघ के नाम के साथ आपने ये कहा कि ये माइंड कंट्रोल सिस्टम है। अब ऐसे में आजादी के बाद भारत में इन तमाम 75 सालों में ज्यादा समय निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार रही है। एक शब्द जिससे दर्शक बहुत ज्यादा परिचित है, इकोसिस्टम, बार बार कहा जाता है, कई मायनों में कहा जाता है। तो एक तरफ अपने यहाँ भारत में मैं सरकार देख लूं, यानी कांग्रेस की लगातार रही है लगभग 67 साल, और उसके साथ आप जब बता रहे हैं सोवियत संघ, तो सोवियत संघ में
कम्युनिस्ट का शासन। तो क्या ये कांग्रेस और वामपंथी गठजोड़ है जिसने भारत में उस इकोसिस्टम को तैयार किया, और वो जो आप कह रहे हैं कि माइंड कंट्रोल सिस्टम को तैयार किया, न सिर्फ तैयार किया बल्कि उसको बहुत सफल ढंग से इस तरीके से यहाँ अपनाया और उसको सफल बनाया उस मॉडल को कि उसका शिकार आज भी हमारा भारतीय समाज है। देखिए, जब हम बात करते हैं कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ तो हमें याद आता है 1969 सैयद नूरुल हुसैन एजुकेशन मिनिस्टर और इरफान हबीब रोमिला थापर। वो तो बाद की बात है, जेएनयू की स्थापना, वो तो इंदिरा जी के टाइम की बात है। उसके पहले नेहरू जी के टाइम पर ही ये डिसाइड हो गया था कि भारत का मेंटल डेवलपमेंट किस पर होना है। बहुत शानदार किताब है, अगर आप इजाजत दे तो मैं वो पुस्तक दिखाना चाहता हूं कि जिससे भारत के लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरी विचारधारा यही है कि मैं आपको वो चीज दिखाऊं और आपके सामने रखूं कि कैसे क्या किस तरह डेवलप हुआ और किस प्रकार की चीजें आई हमारे सामने। ये दो पुस्तकें हैं। एक तो ये पूरा भारत पढ़ता है, रामचंद्र गुहा, लगभग आजादी के बाद नेहरू। लेकिन आप देखिए कि नेहरू जी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ, कैसे हुआ। ये पुस्तक है, आपने शंकर शरण जी का नाम सुना होगा, भारत के इस्लाम के सबसे बेहतरीन व्याख्याकारों में से एक। हम लोग इन्हीं की पुस्तक पढ़ करके अपना मानसिक शुद्धता किए और घर वापसी किए, लेफ्ट से अपने राष्ट्रवादी बने। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया है, मैं ये पुस्तक दिखा रहा हूं कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी और नागरिक को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए कि किस प्रकार माइंड कंट्रोल नेहरू जी के टाइम पर हुआ। उस पुस्तक का नाम ही है नेहरू की विरासत। क्या सोचना है, नेहरू जी ने जो किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कहा तो ये जाता है कि उस किताब को लिखने वाले मोहम्मद हबीब थे, इरफान हबीब के पिताजी, बदरुन तैयब जी के दामाद जी। और उसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया वो पैटर्न आज तक चल रहा है। इसी को बोलते हैं सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। क्या करना है, विदेश नीति कैसे बनी, तो मुस्लिम समर्थक अरब भावनाओं के अनुकूल। गुट निरपेक्षता पर भी हमने चर्चा की कि वो गुट निरपेक्षता नेहरू जी की नहीं, वो भी एक तरीके से सोवियत संघ के द्वारा दिया गया प्रमोटेड एक शब्दावली या प्रोपगेंडा था जो कि इंप्लीमेंट हुआ। नसीर कौन थे, वामपंथी मोहरा, मिस्र वाले अब्दुल नासिर। युगोस्लाविया के टीटो के ऊपर भी वही आरोप है, नेहरू जी पर ही है। तो ये कहना कि इंदिरा जी के टाइम पीरियड पर ही ये गठजोड़, नहीं, ये परंपरा चली आ रही थी नेहरू जी के टाइम पर। हाँ, इंदिरा गांधी जी ने उनको लिए पूरी सरकार की, ब्यूरोक्रेसी की, शिक्षण संस्थाओं की, यूजीसी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, प्रसार भारती की, पूरा इकोसिस्टम उनको सौंप दिया। उनको अपनी सरकार चलाने से मतलब था। और वामपंथियों ने कोई मिनिस्ट्री का पद, ये नहीं कहा कि हमको रेल मंत्रालय दे दो, ये भी नहीं कहा कि हमको कोई मलाईदार पोस्ट दो, नहीं। इस बात का क्रेडिट उनको दीजिए कि उन्होंने वो चीजें मांगी जिससे हमारा दिमाग उनके कब्जे में जाए। और इस तरह माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम 1969 में विधिवत हमारे सामने आ गया। सैयद नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर बने और उनका कब्जा यूपीएससी पे, सारे एग्जाम में, मतलब भारत के हर विश्वविद्यालय में उनकी किताबें पढ़ाई जाएंगी, उन्हीं का सिलेबस चलेगा। अब हम लोग बचपन से रखते थे कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इन्होंने। विपिन चंद्रा मार्का राष्ट्रवाद। आज भी देखिए, कोई भी एग्जाम, हमारी भी मजबूरी है, बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो में तो आपने हमास के बारे में कुछ और बोला, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं। हमने कहा वहां मैं एक वक्ता हूं, बट आपके सामने एक शिक्षक हूं, मेरा काम आपको एग्जाम में पास दिलाना है। तो आप अभी भी सेकुलर और लिबरल नहीं हुए तो ब्यूरोक्रेसी आपको जगह नहीं देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और जब आपने बात की कि इस तरीके से कांग्रेस की सरकार यानी नेहरू जी के हिस्से में से ये सारी चीजें शुरू हुई, तो मैं उसको कहता हूँ ना सत्ताई छायावाद। रचनाकर में वो जो छायावाद की लेखन शैली है, तो उसी तरह से ये कांग्रेस के जो सत्ता रही उसका एक सत्ताई छायावाद, और जिसमें ये कॉमरेड पूरी जो एक बिरादरी है वो न सिर्फ पनपी बल्कि उसने बाकायदे सत्ता के साथ रहते हुए भी अपने आप को लेफ्ट किया। मतलब ये गजब का दिव्य मजाक है कि वो अवधारणा जो खुद को लेफ्ट कहती है यानी सत्ता के खिलाफ कहती है, 1947 से इन तमाम 65-70 सालों में कांग्रेस के साथ हमेशा एक लिविंग रिलेशनशिप में रही है। कम्युनिस्ट हमेशा रहे हैं।
बहुत ज्यादा हो गया तो 4.5 साल सत्ता का सुख भोगे, इलेक्शन के ठीक 6 महीने पहले उनसे तलाक लिया और जनता के बीच जाके हलाला कराया। यही चरित्र रहा है भारत के वामपंथियों का। तो एक अगर मैं अब आपसे कहूं, जी जी जी। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, भारत के लोगों के ऊपर फिल्मों का प्रभाव बहुत है। आपने भी देखी होगी, हम तो अभी भी सब देखते हैं। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर एक हमारे सामने मिसाल है। बच्चन के पहले, बच्चन के बाद फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म का इतिहास 125 साल का जो भी रहा हो, वो डिवाइड है। आप जरा फिल्मों को देखिए, जब बच्चन साहब विजय बनते हैं तो नास्तिक हो जाते हैं, ठीक है। जब वो विजय बनते हैं तो नास्तिक हो जाते हैं, लेकिन जब वो एंथोनी बनते हैं तो चर्च जाते हैं। और जब वो मेरा नाम बादशाह खान है तो वो चारों वक्त या पांचों वक्त नमाजी होते हैं। वो नास्तिक बन के भी बिल्ला लगाते हैं। यही तो इकोसिस्टम है जिसको हम लोग ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बोलते हैं। तो फिल्मों में भी कायम हुआ। आज देखिए, नारीवाद जो बात होती है वो सिर्फ हिंदुज्म तक है, कहीं भी उसमें कोई अन्य और रिलीजन, क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को तो छू ही नहीं सकते हैं। ये अटैक सिर्फ यही तक नहीं हुआ जो फिलिस्तीन के बारे में बना। आप जाति के ऊपर भी उसी तरह का नैरो सेट किया गया, अगड़ी जातियों के विरुद्ध नफरत भरे गए, करवा चौथ पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मूर्ति पूजा पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, रक्षाबंधन पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। क्या मैं इतनी बेबस हूं? मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, मतलब रावण का महिमा मंडन हो रहा है, सुपनिखा को सही बताया जा रहा है। मतलब जितनी सारी चीजें हैं, राजीव मल्होत्रा जी की जो पुस्तक है ना, स्नेक्स इन इंडिया या ब्रेकिंग इंडिया, उसमें उन्होंने विस्तार से अभी बोला है। लेकिन ये तो उसी समय से चल रहा है, और उसके पीछे भी वही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी तरह इनके रिलीजन को, इनके फीलिंग को तोड़ दो, ध्वस्त कर दो और इन्हें अपना मुरीद या समर्थक बना लो। देखिए, वामपंथ को भी मैं एक मजहब मानता हूं। मजहब इस सिलसिले में कि उसके पैगंबर हैं कार्ल मार्क्स, उनकी किताब है दास कैपिटल, और उसके ये खलीफा हैं आपके स्टालिन, और ये क्या नाम है, लेनिन। और भारत में भी सीताराम येचुरी भी उनके एक तहसीलदार, या ये कह सकते हैं नायब एक खलीफत कह सकते हैं। वो तो धन है सोशल मीडिया का जिसने इस भ्रम को तोड़ के रख दिया। लेकिन अभी भी लोग भ्रम में जुड़े हैं। सीधे कहते हैं बजरंग दल इज वेरी सेंसिटिव, सो कॉल्ड, जैसे लिबरल की बात सुनिए, इज वेरी सेंसिटिव, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सिर्फ बजरंग दल दिखाई देता है और कोई नहीं दिखा। उनसे पूछिए ना, व्हाट यू थिंक अबाउट लश्कर ए तैयबा, व्हाट यू थिंक अबाउट एआई या रजाकर, व्हाट यू थिंक अबाउट पीएफआई, दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ पीएफआई, व्हाट कैन यू से, व्हाट आर यू सेइंग? चुप हो जाएंगे। तो आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है, ये सब कुछ पिछले 75 सालों में वामपंथ ने इतना प्रभावी किया है कि मैं तो आईएएस वाले बच्चों की तैयारी कराते वक्त मैं भी बोलता हूं तो बच्चे हंसते हैं कि सर यहाँ पर तो आप बनावटी बोल रहे हैं। उनका बोलना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिखा गांधी इज ग्रेट या नेहरू इज ग्रेट या नॉन एलिगेंट मूवमेंट इज वेरी गुड स्टेप फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो फिर आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाएंगे, बाहर लाके क्रांति करिए पत्र। तो ये समस्या है। तो वामपंथ ने जो एक माइंडसेट बनाया, अभी भी भारत के लोग थोड़े इससे विचलित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हुए। बिल्कुल ठीक बात समस्या है। यही है। और कई दशकों तक लगातार एक खास तौर का इंजेक्शन रगों में भरा जाता रहा हो, तो कहते हैं ना 6-7 दशक की कमाई इन 9.5 साल में इतनी जल्दी कैसे मिट सकती है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात आपने ही कही कि आपके ही छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जब आप वहां जाके उनको उनके सिलेबस की चीजें बताते हैं तो वो कहते हैं साहब वीडियो पे तो आप सही बोलते हैं और यहाँ आप हमें बनावटी पढ़ा रहे हैं। ये बदलाव महत्वपूर्ण है कि उनके अंदर ये बात है। अब रही इकोसिस्टम को समाप्त करने की बात, तो सबसे पहले समाप्त तो तब करेंगे जब उसको पहचानेंगे। तो ये क्रम इसीलिए दर्शकों हमने ओमकार नाथ जी के साथ शुरू किया है। इसको हम ट्यूटोरियल मान के देखिए, हमास पर वीडियो तमाम लोग कर रहे हैं, हमास पे इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है, तो हम मूल रूप से ओमकार नाथ जी के साथ एक उनको इतिहासकार के परिप्रेक्ष्य से हमास की चीजें ऐसी जो पिछली बार हमने डॉक्यूमेंट बताया आपको, जिसमें 36 उनके जो है वो आप कह सकते हैं एजेंडा है, वो वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के लिंक में रहेगा। ऐसे ही
एक अद्वैता, एक इतिहासकार और खुद को छात्र कहने वाले ओमकार नाथ जी के साथ इस्लाम से जुड़ी हुई अभी हमास है, हमने हमास के कुछ चैप्टर अभी खोल रखे हैं और तब तक हम बात करते रहेंगे दर्शकों, जब तक इस पूरी बात को आप तक पहुंचा न लें। उसके बाद सिलसिला और भी जारी रहेगा और इसी तरह से हम अन्वेषण करते रहेंगे। तो आज की चर्चा के लिए ओमकार नाथ जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि अगली चर्चा इससे भी रोचक होगी और हम धीरे-धीरे किश्त दर किश्त अपने लोगों तक, अपने दर्शकों तक इस्लाम से जुड़ी हुई वो कड़वी बातें, वो खरी बातें, वो सच्ची बातें पहुँचाते रहेंगे। दर्शकों, हमें और ओमकार नाथ जी दोनों लोगों को आज के लिए आज्ञा दीजिए और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री